नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत देव आप सभी का पवन मार्ग एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं हिंदी इसका 2 लघु कथाएं, ये नरेंद्र कौर छाबड़ा इनके द्वारा लिखित यह पूरक पाठ आज हम देखने वाले हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कंगाल और सही उत्तर ये 2 लघु कथाएं हमें जो है वो यहाँ पर दर्शाई है। तो किस प्रकार की ये लघु कथाएं हैं ये हम देखते हैं। लघु कथा का अर्थ होता है शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। इन शॉर्ट स्टोरीज के आधार पर, लघु कथा के आधार पर लेखक ने अपने विचार किस प्रकार व्यक्त किए ये देखिए। सर्वप्रथम हम नरेंद्र कौर छाबड़ा इनका परिचय देखते हैं। नरेंद्र कौर छाबड़ा जानी मानी कथाकार है। कथाकार जो कथा लिखते हैं उनको कथाकार कहा जाता है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। प्रमुख कृतियां मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। तो यह लेखिका है ऐसी कि जहां पर जिनकी कथा और लघु कथा लेखन में वो बहुत माहिर है, और ऐसी प्रसिद्ध लघु कथाओं के संबंध में वो क्या विचार व्यक्त करते हैं देखो। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए, ठीक है। अब किस सोच से बचना चाहिए ये बताती है। तो आज ये जो विचार है ये बहुत बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है कि जब भी हम रास्ते पर जो कुछ बेचने वाले जो लोग रहते हैं, यहाँ पे फेरी वाले शब्द प्रयोग किया गया है, रेहड़ी वालों मीन्स जो हाथ से सामान बनाकर बेचते हैं ऐसे, तो इन लोगों से हम तोल मोल करते हैं, भाव करते हैं। अगर वो 10 का 1 बताते हैं तो हम उनको कहते हैं कि नहीं 5 रुपए में 1 दीजिए या फिर 10 के 2 दीजिए, बराबर। इसको भाव करना है। लेकिन जो कंपनी की चीजें होती है जिस पर कीमत लिखी होती है, ठीक है। अब हम थम्स अप की बोतल लेंगे और मे बी किसी केक की दुकान में गए तो केक लेना है, या और कहीं हम गए तो ऐसे समय में हम भाव करते नहीं है, उनको तुरंत जितने पैसे वो दे देते हैं। लेकिन उन गरीबों के बारे में हम सोचते नहीं कि जो कम से कम कीमत में हमें इस प्रकार के जो कुछ ये है वो दे रहा है, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि इस विचारों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। इस विचारों से हमें बचना चाहिए। तो ये पहली लघु कथा में ये विचार उन्होंने दिया है। दूसरा विचार वो दे रहा है कि दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है, ठीक है। तो जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार आज के दिनों में मानो एक असुर की तरह है जो लोगों को नष्ट कर रहा है। तो लेखिका ने इस पर करारा व्यंग्य किया है। व्यंग्य 2 प्रकार का होता है। शुद्ध व्यंग्य जिसमें सिर्फ हास्य निर्माण होता है, और एक व्यंग्य होता है कि जिसमें कुछ अर्थबोध जो है हमें कराया जाए। तो दूसरी लघु कथा के माध्यम से व्यंग्य के स्वरूप में किस प्रकार भ्रष्टाचार अयोग्य है ये उन्होंने दर्शाया है। देखिए, पहली लघु कथा है कंगाल। बड़ी आसान ऐसी कहानी है, बिल्कुल आसान कथा है। दोनों भी बहुत आसान ऐसी कथा है जो बड़ी नहीं है, इसलिए ये पाठ समझने के लिए बहुत ही सुलभ है। देखिए, कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू और उमस, जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू और उमस कहा गया है। तो भीषण गर्मी के कारण दिन तो जो है वो तप रहे थे अंगारों के जैसे, लेकिन रात में शायद कुछ ठंडक महसूस होती है, लेकिन ये गर्मी ही इतनी थी कि ये ठंडक भी यहां पर महसूस नहीं हो रही है। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम में राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बीता है। तो लेखक आप सोच रहे हैं कि इस गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर जो जीवन होता है वो बिल्कुल ही शीतल ऐसा होता है। गर्मी के दिनों में भी वहां पर ज्यादा मुश्किल नहीं नजर आती है, ठीक है। और लीजे का अर्थ होता है सीलन भरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुत ही तकलीफ दे ऐसा जीवन है, इससे छुटकारा पाने के लिए लेखिका सोचती है कि पहाड़ों पर हम चले जाए। यानी महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे
टूरिस्ट स्पॉट है जो ऊपर पर्वतों पर है, ठीक है। तो यहाँ पर में भी खंडाला हो गया है या फिर माथेरान हो गया है, ये महाराष्ट्र में रहने वाली ऐसी जगह है कि जो टूरिस्ट स्पॉट के समय लोग वहां पर गर्मियों के दिन में जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही लेखिका को सोचती है। और ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जो होते हैं ना वो जंगलों के आसपास होते हैं, कई अच्छी नैसर्गिक चीजें वहां पर मिलती है। और ऐसा ही कुछ लेखिका का अनुभव है। देखिए, अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। पर्याप्त का अर्थ होता है पूरा होना। तो जैसे ही लेखिका ऐसे पर्वतीय स्थल पर गई तो उन्हें वो कहती है कि 2-3 दिनों में ही मुझे ठंडक महसूस हुई। यानी एक तो वहां पर कोई शोर नहीं है, वातावरण बिल्कुल शीतल है और पहाड़ और वृक्ष मानो उनका स्वागत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कि झरने भी अपना अस्तित्व अपनी आवाज से यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्यों 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटल में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिझक करते हैं। कितने कंगाल है हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो, जो सहृदय लोग होते हैं, ओके, सहृदय का अर्थ होता है सामने वाले की वेदना पहचानने वाले, उनकी यही विशेषता होती है। भले उनसे गलती हो जाए, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो अपनी गलती को सुधारने के लिए चाहे वो प्रयत्न करते हैं। और यही पर नरेंद्र कौर जी ने ये किया, ठीक है। तो उन्होंने जब उस भुट्टे वाले से पूछा, भुट्टे वाले का अर्थ होता है, मे भी आप लोगों को पता ही होगा, मराठीमध्ये माक्याचं कणीस जे म्हणतात ते त्यालाच हिंदीमध्ये भुट्टा म्हणतात। तो जब ये पर्वतीय स्थल पर गए, झील पर घूमने लगे थे, उस समय एक भुट्टे वाला आया और उसने कहा कि आप ये लीजिए। तो तोल मोल का भाव यहाँ पर हो रहा है। लेखक अपने शहरों का उदाहरण दे रहा है कि अपने शहरों में कितना ये आसान और सस्ता बिकता है। उसने वो न माना, 5 रुपए बहुत बड़ी कीमत नहीं थी। तो लेखक ने उसे नकार दिया और आगे चलने लगा। और तब मन में उनके विचार आया, हजारों मील की यात्रा कर मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे पैसे हमने खर्च किए हैं, रहने के लिए होटल में और खाने के लिए जो जो चीजें हैं उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसको 5 रुपए देने के लिए हमारे पास तो हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये अयोग्य बात है, बराबर है। जो कीमत दुकानों में होती है वही देनी ही पड़ती, लेकिन आज हम इसे इतनी दूर अगर हम आए हैं तो ऐसे लोगों का भी पेट इसी पर चलता है, जिसको हम टूरिस्ट कहते हैं, जहां पर जो लोग होते हैं, जो सैलानी होते हैं, जो जगह देखने आए होते हैं, तो उनके आधार पर ही ऐसे गरीबों का जीवन चलता है, बराबर। और ये कुविचार लेखक ने छोड़ दिया और 20 रुपए के 4 भुट्टे लेकर वो वहां से चलते बने। लेकिन लेखक कहते हैं कि अब मुझे सुकून महसूस हो रहा है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से मैंने जो गलत काम किया था, मानो कि इस पर मैंने अत्याचार किया था, वो अत्याचार अब मैंने दूर किया है, वो गलती मैंने अब जो है फिर से एक बार न करते हुए उसको सुधारा है। ये विचार से लेखक जो है बहुत आनंदित है और वो वहां से चलने लगे। देखिए आगे, यहाँ पर ये कथा काल्पनिक हो सकती है, लेकिन काल्पनिक होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को ये स्व अनुभव देती है। यानी हम लोग भी बहुत सी बार ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो लेखक ने भले काल्पनिक तौर पर ये कविता, ये कथा लिखी है, तो लेकिन कथा के आधार पर उन्होंने हमें एक संदेश दिया है कि जो गरीब छोटी छोटी चीजें बेचकर जीवन जीते हैं, प्लीज उनके साथ आप कृपया कर उनका मोल भाव न करें। आगे देखिए, सही उत्तर नाम की ये लघु कथा है। सही उत्तर में उन्होंने क्या दर्शाया है देखेंगे। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। एक व्यक्ति के बारे में वो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति ने नौकरी के लिए एक बहुत सी जगह पर आवेदन किया था। आवेदन का अर्थ होता है अप्लाई करना, जो अर्जी है वो देना। साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो बहुत सी जगह पर ये इंटरव्यू दे चुका था।
उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। क्या उसके पास बहुत सारे प्रमाण पत्र थे, सर्टिफिकेट थे, लेकिन ये फाइल भी उसको नौकरी दिलाने के लिए असफल थी, नाकामयाब थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। यहाँ पे देखो, ये कथा ही, ये लघु कथा ही भ्रष्टाचार इस विषय पर जो है आधारित है। भ्रष्टाचार को स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार कैसे बुरा है। तो ये साक्षात्कार देने वाला जो व्यक्ति है, ये काबिल व्यक्ति था, उसके साथ बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, इसका मतलब उसने योग्यताएं अर्जित की थी। तो ऐसा व्यक्ति बार बार असफल होने का कारण लेखक बताते हैं कि भ्रष्टाचार, और इसी भ्रष्टाचार के कारण जिसमें क्वालिटीज है, ऐसे लोग भी पीछे रह रहे हैं। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। वश में ने हाथ में। तब वो निराश हो गया और उसके पास अब इस भ्रष्ट व्यवस्था को कोसने के बगैर दूसरा कुछ नहीं है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। अब यहाँ पर जब आप साक्षात्कार को जाते हो तो आप अपने विचार व्यक्त करते हो, बराबर है, अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देते हो। तो उन्होंने अपने विचारों में ये सारी बातें जो है मानो घोल ली थी। नैतिकता यानी मॉरल वैल्यूज, देश प्रेम, शिष्टाचार का अर्थ होता है जो वेल बिहेव होता है, जिसे आप सॉफ्ट स्किल कहते हैं, ये सब उसके विचारों में झलकता था। ईमानदारी जो नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब ऐसे सारे विषयों पर उसने तर्कपूर्ण उत्तर दिए थे, लेकिन उसका कुछ फायदा अब तक तो नहीं हुआ था। अब जहां पर वो अब साक्षात्कार के लिए जाता है, क्या होता है देखो। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। अब देखो, इंटरव्यू के लिए गया और उसके अब तक का अनुभव ये था कि किसी भी इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब अब उसको पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। यानी वो अब तंग आ चुका है, उब चुका है, केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण उसको नौकरी नहीं मिल रही। इसके कारण वो उस भ्रष्टाचार के विषय में क्या बोलता है देखो। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं। देखो, भ्रष्टाचार और रिश्वत ये दोनों अलग अलग बातें हैं, बराबर है। आप इसका फर्क समझ लो, ये थोड़ा सा हल्का सा फर्क है उसमें। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है किसी कार्य के हिस्से में अपना हिस्सा न होते हुए भी वो पाना, ओके, ये भ्रष्टाचार होता है। रिश्वत किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जरूरत न होने के बावजूद स्वयं का फायदा किस प्रकार हो, अपने काम के हिस्से के बदले में बहुत कुछ प्राप्त करना है, रिश्वत होता है, बराबर। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में दोस्त ने अपने विचार व्यक्त कर दिए, उसको रिश्वत के बारे में पूछा जा रहा है, ओके। तो अब ये रिश्वत के बारे में अब देखो, जो अधिकारी है उनको उसके कथन में बहुत सारी रुचि जो है वो महसूस होने लगी, ओके। रुचि का अर्थ होता है किसी चीज में जानने की चाह। यहाँ पर अर्थ ऐसा होता है कोई चीज जानने की चाह, इच्छा। तो अब दूसरा प्रश्न उसे किया गया है, वो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देता है देखिए। यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। अब उपहार का अर्थ होता है भेंट वस्तु, बराबर है। जो अपने प्रियजन होते हैं, परिचित होते हैं, मित्र होते हैं, उनको अलग अलग मौके पर, मे भी शादी ब्याह हो, जन्मदिन हो और अन्य कई आनंद के उत्सव हो, ऐसे समय में हम उपहार देते हैं। अब लेकिन ये किसके बारे में कह रहा है, ये भ्रष्टाचार और रिश्वत, इसके बारे में कह रहे हैं। तो अब ये रिश्वत के बारे में जब बोल रहा है तो रिश्वत के बारे में बोलते समय में कह रहा है कि ये रिश्वत मानो भ्रष्टाचार की बहन है। कैसे, अब ये उपहार शब्द स्पष्ट करके आगे बता रहा है। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखो, ये उपहार जो दिया जाता है ना, ये उपहार आनंद के साथ दिया जाता है और आनंद के साथ दिया जाता है, बराबर है। योग्य ऐसे समय पर ही वो दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी आपको मन में आए और आपने किसी को कुछ दे दिया, वो उपहार इतना योग्य नहीं माना था। लेकिन जब कर्तव्य निभाने हो तो उस समय में भी ये उपहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, बराबर। आपके पिताजी, आपके माताजी आपके जन्मदिन पर के अवसर पर आपको कुछ देते तो वो उपहार उस दिन के लिए बहुत विशेष होता है, ठीक है ना। तो उसका संदर्भ देकर अब लेखक रिश्वत क्या है ये समझा रहा है। देखना, उपहार और रिश्वत इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मैंने कहा था, ये उपहार जो है आनंद के साथ दिया जाता है और लिया भी जाता है।
मानो उससे कोई कर्तव्य जो है वो भी स्पष्ट होता है, लेकिन रिश्वत इससे विरुद्ध है। इससे अधिक कुछ नहीं, जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। अब देखो ये जो बातें बताई गई है कौन कौन सी, देखो कि रिश्वत देना यानी ज्यादा के पैसे जिसकी कोई जरूरत नहीं होती उस कार्य की पूर्ति में, लेकिन फिर भी वो मांगी जाती है, तो ये रिश्वत वो होती है। क्या होती है, इससे क्या फायदे होते हैं कि रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, नियम है, सब कुछ है, योग्य बात है, लेकिन फिर भी कोई कार्य रोका जाता है तो उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट, दबी हुई फाइलें, कोई महत्वपूर्ण फाइल है जो आगे पुटअप करनी है लेकिन फिर भी उसको आगे पुटअप नहीं किया जाता है, आगे भेजा नहीं जाता है क्योंकि केवल पैसों के लिए। टली हुई पदोन्नति, पदोन्नति का अर्थ होता है आपका इंक्रीमेंट्स, आपकी जो पोजीशन होते हैं और उसमें बढ़ोतरी लाना, यानी पदोन्नति, आपका जो पद है वो और ऊंचा बनना। रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तो ये सब रिश्वत के कारण हो रहा है। देखो उपहार और रिश्वत इसमें फर्क है। जैसे मैंने बताया कि उपहार कर्तव्य या फिर आपसी रिश्तों में प्रेम बढ़ाता है, लेकिन रिश्वत जो होती है ये सारी अभी जो बातें बताई गई है कि दबी हुई फाइलें, नौकरी, पदोन्नति, इन सब के लिए उसका प्रयोजन जो है वो माना गया है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। धारणा का अर्थ विचार, ठीक है। तो वो कहते कि ऐसी मेरी विचारधारा है, ऐसी मेरी सोच है कि रिश्वत का समर्थन कभी भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं? वो क्या उपहार नहीं, क्या नहीं, वो एक्चुअली उपहार नहीं है। जो कार्य हम करें या हमारा कर्तव्य हो, जो कार्य हम निश्चित रूप से कर सकते हैं क्योंकि वो उस नियमों में बंधा हुआ है, तो उस कार्य के लिए हमें कुछ ज्यादा के पैसे बिल्कुल लेने नहीं चाहिए, वो अयोग्य है, ठीक है। ऐसा कहीं तो ऐसा केवल हिंदू धर्म में नहीं तो लगभग सभी धर्मों में कहा गया है कि आप जितनी मेहनत करो उतना ही पैसा उसके लिए लो, ओके। आप अगर अपने मेहनत से कुछ ज्यादा पैसा अर्जित कर रहे हो तो समझ लेना वो पाप है। तो यानी रिश्वत यानी क्या कि आप जिस कार्य के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो या जितना आपका कार्य है उसे आप कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हो तो वो अयोग्य ऐसी कमाई मानी गई है। और इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि ये रिश्वत का समर्थन जो है कोई भी नहीं कर सकता है। कहकर वो तेजी से बाहर निकल आया, जानता था कि यह भी चयन नहीं होगा, ऐसा उसने कहा और वो बाहर चला आया। यानी उसने ये नहीं सोचा यार मेरी नौकरी मुझे मिलेंगी या नहीं, और उन लोगों के उत्तरों की अपेक्षा करते हुए वो वहां नहीं बैठा, क्योंकि उसने वो जो कुछ बातें वहां पे बताई है शायद वो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट थी, और उस स्पष्टता के कारण उसको लगा कि इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं उनको शायद इस चीज का गुस्सा आया है, ठीक है। और ऐसा करके वो स्वाभिमान दिखाते हुए वहां से निकल आया। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। देखो कभी कभी हम कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विषय में न बोलना ही बेहतर होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि आपको अपने विचार बड़ी तीव्रता के साथ स्पष्ट करने ही पड़ते हैं, ओके। आपको अपने विचार बड़ी तीव्रता के साथ स्पष्ट करने के कारण आपकी वो स्पष्टता ही आपकी सफलता बन जाती है। और यहाँ पर जो जवाब उस युवक ने उन चयनकर्ताओं के दिए थे उसके उन जवाबों से खुश होकर विचार विमर्श कर लोगों ने उसका चयन कर दिया। आपको शायद एक फिल्म यहाँ पर याद आई होगी, 3 इडियट्स, बराबर ना। तो 3 इडियट्स फिल्म में जब वो उसका तीसरा दोस्त जो है जो बहुत डरता था और जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा दोस्त सच बताता है, ओके। और शायद उसके उत्तरों से ऐसा लगता था कि इसको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी वही स्पष्टता, वही उसका सच्चापन उसे नौकरी दे जाता है। तो हमेशा याद रखना, आपकी सच्चाई, आपकी स्पष्टता ही आपकी सफलता के द्वार खोल देती है, और यहाँ पर वही हुआ है। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है पर परास्त नहीं। परास्त का अर्थ होता है पराभूत होना, ओके। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, बराबर। कुछ देर के लिए उसको कठिनाई, कुछ देर के लिए उसको तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन हमेशा याद रखना जो सच्चा है, जो सत्य है, वो हमेशा सोने की तरह सुनहरा रहता है, हमेशा उसकी ही विजय होती है। और भले ही उसको परेशान होना पड़ा, लेकिन अपनी स्पष्टता के कारण ही बिना रिश्वत दिए, बिना पैसे खर्च किए उस युवक को नौकरी मिल गई है। तो यहाँ पर लेखक हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा सत्यता के साथ व्यवहार कीजिए। आपकी सत्यता, आपकी सच्चाई, आपकी एकनिष्ठता
आपको सफलता के द्वार पर निश्चित रूप से लेके जाएंगे। ठीक है, तो मेरी चुनिंदा लघु कथा इनमें से ये छोटी सी लघु कथा दी गई है। दोनों ही लघु कथाएं बहुत ही अच्छी है और बोधप्रद है। हमारे जीवन में हमें काम में आने वाली एक विचार प्रदान करने वाली ये 2 लघु कथाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 10वीं हिंदी का ये 2 लघु कथाओं से संबंधित ये जो पाठ है ये पूरा हुआ। अन्य पाठ के साथ फिर एक बार पवन वाघ यूट्यूब चैनल पर हम आपसे फिर से एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।